मिस बोरेडियन उनके कमरे में चली जाती है और उसे देखकर कैथरीन सोचती रहती है कि मैं इस बारे में जानना चाहूंगी कि क्या अभी भी आप वैसी ही हैं जैसे कि पहले थी बोरेडियन हेडमिस्ट्रेस। ड्यूक निकोलस और कैथरीन दोनों ही गेट पर ही खड़े रहते हैं और यह देखकर मिस बोरेडियन सरप्राइज हो जाती है और आश्चर्य से कहती है कि माय गुडनेस, इसके लिए मुझे माफ करना। और ड्यूक निकोलस कैथरीन को प्रोटेक्ट करते हुए कहते रहते हैं कि इस समय आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और बिना अनुमति के किसी के कमरे का दरवाजा खोलना बहुत ही असभ्य है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यह देखकर बटलर जल्दी से बाव करते हुए कहता है कि मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको ठीक से नहीं समझाया। मिस बोरेडियन कहती रहती है कि यह कमरा खाली होना चाहिए था, इसीलिए अब मेरे अंदर किसी को देखा तो मुझे सचमुच लगा कि यहाँ कोई भूत है। वह कहती रहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना, मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी, प्लीज मुझे इस बारे में माफ कर दीजिए। और उसकी बातों को सुनकर कैथरीन सोचती रहती है कि क्या सच में वह मुझे नहीं पहचानी क्योंकि मेरे बालों का रंग अलग है। वह कहती है कि मैं हमारी पहली मुलाकात में ही बहुत ही ज्यादा असभ्य थी और कैथरीन कहती है कि जी हाँ, आपने ठीक कहा। वह सोचती रहती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह नया जीवन शुरू कर सके। मिस बोरेडियन अपने बारे में बताते हुए कहती है कि ओ माफ करना, मैं डायरेक्टर बोरेडियन हूँ। वह बातें करते ही रहते हैं कि अचानक से आवाज आती है, डायरेक्टर बोरेडियन। वह उस ओर देखते हैं, वहाँ पर एक जेंटलमैन और एक लेडी होती है और लेडी खुश होते हुए कहती है कि डायरेक्टर बोरेडियन, यह आप ही हैं, है ना? आपको याद है मैं कौन हूँ? मैं आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेडी बोरेडियन उनके पास जाते हुए कहती है कि ओह माय, क्या आप जुड़ीता हैं? आखिर मैं आप जैसी एक दयालु और असंयमित छात्रा को कैसे भूल सकती हूँ। जुड़ीता कहती है कि मुझे खेद है कि मैं दीक्षांत समारोह के बाद नहीं आ सकी, मैं काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त थी। जुड़ीता अपने साथ आए जेंटलमैन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि यह बैरन लेंजेको है, वो कला जगत में सुप्रसिद्ध हैं। मैं वर्तमान में बैरन के सहायक के रूप में काम कर रही हूँ। और मिस बोरेडियन कहती है कि ओ माय, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलकर हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, यह तो कमाल की बात है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं बोरेडियन हूँ, उस स्कूल का निर्देशक जहाँ से जुड़ीथिया ने स्नातक किया था। और मिस्टर बैरन डायरेक्टर बोरेडियन के बैकहैंड पर किस करते हुए कहती है कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं लेंजेको कलाकार और बैरन हूँ, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जुड़ीथा कहती रहती है कि लॉबी में फ्रंट डेस्क पर कोई नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर जांच करने के लिए आ गई। और मैनेजर कहता है कि असुविधा के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा खेद है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैनेजर सभी से कहता है कि चूंकि आप सभी यहाँ हैं तो मुझे एक घोषणा साझा करने की अनुमति दे। रात्रि भोज 1 घंटे में परोसा जाने वाला है, प्लीज अच्छी तरह से आराम करें और निर्धारित समय पर भोजन कक्ष में आ जाएं। यह सुनकर बैरन कहता है कि जुड़ीथा, मैं पहले अपने कमरे में जाना चाहूंगा। और जुड़ीथा कहती है कि ठीक है बैरन, हम अभी चलते हैं। यह सब देखकर कैथरीन सोचती रहती है कि इस जगह के बारे में कुछ तो अजीब बात है, मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर वह क्या है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। जल्द ही सभी तैयार होकर भोजन कक्ष में आ जाते हैं और मैनेजर सभी को खाना परोसता रहता है। यह सब देखकर कैथरीन को अजीब सा महसूस होता है और कैथरीन फुसफुसाते हुए कहती है कि योगरेस, क्या आपको इस होटल में कुछ अजीब नहीं लगता? निकी कुछ समझ नहीं पाता है और कहता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं, मैं कुछ समझा नहीं। और कैथरीन कहती रहती है कि आपको क्या अजीब सा नहीं लग रहा है? यह इतना बड़ा होटल है लेकिन मैनेजर के अलावा यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। मैंने अभी तक उनके अलावा किसी भी कर्मचारी को यहाँ पर नहीं देखा।
और इसके भी अलावा उन्होंने कहा कि सभी कमरे बुक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम ही यहाँ पर एकमात्र वास्तविक मेहमान हैं। और निकी कहता है कि अब जब आपने इसका उल्लेख किया तो आप सही कह रही हैं, यह सब अजीब है। जूलिया मिस बोरेडियन को एक डिब्बी देती है, जिसे खोलकर वह देखती है तो उसमें लाल कलर का लिक्विड भरा होता है और उसे देखकर मिस बोरेडियन कहती है कि वाह, यह कितना शानदार और चमकदार है, यह कितना अनोखा लग रहा है। वह जूलिया से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह का गिफ्ट स्वीकार करना चाहिए, है ना। और जूलिया कहती है कि निर्देशक, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए तो यह कुछ भी नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक और है, इसीलिए प्लीज आप इसे निसंकोच रख लीजिए। दूसरी ओर बैरन का गिलास खाली हो गया था। वह अपने गिलास को दिखाते हुए कहता है कि मेरा गिलास खाली हो गया है, क्या आप इसे दोबारा भर सकते हैं। और मैनेजर कहता है कि ओ मुझे माफ कीजिएगा, हाँ मैं अभी ऐसा करता हूँ। मैनेजर उनके ग्लास में वाइन डालते हुए कहता है कि बैरन लैंजेको, मैं लंबे समय से आपकी पेस्टिंग्स का उत्साहित प्रशासक रहा हूँ। और यह सुनकर बैरन सरप्राइज हो जाता है। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था और वो खांसने लगता है। यह देखकर मैनेजर उसे रुमाल देते हुए कहता है कि मुझे दुख है, लो इसे ले लीजिए। बैरन उसके रुमाल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नीचे गिरा देता है और स्वयं का रुमाल निकालते हुए मुंह पोंछते हुए कहता है कि क्षमा करें, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे गंभीर माइसोफोबिया है, इसीलिए मैं इसे नहीं ले सकता। वह उस रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए उसे फेंक देता है और कहता है कि और इसके अलावा मैं घर से ही लाए गए रुमाल के अलावा और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी बात को समझिए। और निकी कहता है कि क्या आप दावा करते हैं कि आप केवल घर के ही लाए गए रुमाल का ही उपयोग करते हैं, फिर भी आप इसे तुरंत फेंक देते हैं। और बैरन जूलिया के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरी सहायक हमेशा मेरे लिए नई शीट तैयार रखती है, इसीलिए यह ठीक है। और कभी कभी तो वह इतना ख्याल रखती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वह मेरी वाइफ हो। जूलिया के साथ उसे इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर कैथरीन गुस्से से उसे देखती है और बैरन कहता रहता है कि ओ नहीं, यह कुछ ऐसा है जो मुझे स्वाभाविक रूप से करना ही पड़ता है, इसीलिए चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। लेकिन कैथरीन उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकती थी। वह अपनी स्पून को नीचे गिरा देती है और उसे उठाने के लिए नीचे की ओर झुकती है। उसके व्यवहार को देखकर उसे गुस्सा आता है और वह कुछ करना चाहती थी और वो उठते हुए टेबल से टकरा जाती है, जिससे कि बैरन की वाइन उसकी ड्रेस पर गिर जाती है और खराब हो जाती है। कैथरीन खड़ी होते हुए कहती है कि ओ माय, मुझे बहुत ही दुख है, वह एक दुर्घटना थी, मुझे स्पून को उठाना था इसीलिए मैं नीचे झुकी थी। और बैरन कहता है कि क्या आपको लगता है कि यह एक बहाना है। वह जाते हुए गुस्से से कहता है कि तो यदि आप किसी की हत्या भी कर दे और कहें कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, तो क्या सच में यह ठीक होगा। आप बहुत ही ज्यादा लापरवाह लड़की हैं। यह सुनकर ड्यूक निकोलस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बैरन को देखते हुए कहते हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो इसे एक बार दोबारा फिर से कहिए। और यह देखकर बैरन डर जाता है और वहां से जाते जाते फुसफुसाता रहता है, डैम इट, अब मुझे इस ड्रेस को भी बदलना होगा। और यह देखकर जूलिया स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे बचाने के लिए, आगे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कैटी कहती है कि ईमानदारी से कहूँ तो यह बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्या उसके सहायक के रूप में आपको उसके हर काम करने पड़ते हैं। कैथरीन को देखकर जल्द ही ड्यूक निकोलस भी अपनी सीट से उठ जाते हैं और वो कैथरीन की ओर जाते हुए कहते हैं कि क्या आप ठीक हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ।
ड्यूक निकोलस कैथरीन के सर को सहलाते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता था जैसे आपने अपना सिर मारा हो, हालांकि यह काफी तेज था। और कैथरीन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी। और यह सुनकर ड्यूक निकोलस गुस्से से कहते हैं कि अगर उसने एक और बार कभी भी आपसे ऐसा कुछ कहा तो मैं उसकी जान को बख्शने वाला नहीं हूँ। और कैथरीन स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, शुक्रिया। और पीछे खड़े तीनों के तीनों डरते हुए सोचते रहते हैं कि क्या सच में वह किसी को मार डालेगा। वह भोजन करते रहते हैं और बैरन को गए हुए काफी समय हो गया था। यह देखकर जूलिया कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे ऊपर चले जाना चाहिए, वह बहुत समय से यहाँ पर आए नहीं हैं। और कैथरीन कहती है कि आप सही कह रही हैं, काफी समय हो चुका है। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, हमें उन्हें जाकर देखना चाहिए, क्या उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। और अचानक से तेज हवा के कारण विंडोज खुल जाती है और विंडो खुलने के कारण कैंडल्स भी बुझ जाती है। और यह देखकर वह सभी शॉक हो जाते हैं। वह सभी आश्चर्य से कहते रहते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है, रोशनी कहाँ गई, कुछ तो करो। और निर्देशक सभी स्थानांतरण खतरनाक हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ड्यूक निकोलस कहते हैं कि कैटी क्या आप ठीक हैं। और कैथरीन कहती है कि रुक जाइए, सभी लोग एक क्षण के लिए शांत हो जाइए। सभी शांत हो जाते हैं। कुछ समय बाद में मैनेजर लैंप लेकर आ जाता है और कहता है कि सौभाग्य से वहाँ पर एक मैजिकल कलाकृति है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिसे मैं लेकर आ गया हूँ। जुड़ीथा कहती है कि क्या आप मेरे साथ बैरन के कमरे में आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि गलियारे की लाइट्स भी बुझ गई हैं। और यह देखकर कैथरीन सरप्राइज रहती है और सोचती रहती है कि यहाँ तक कि इस तरह के पुराने होटल में भी जादुई कलाकृतियाँ हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। जल्द ही वह बैरन के कमरे तक पहुँच जाते हैं और मैनेजर दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि क्या कोई वहाँ है। बैरन लेंजे को दरवाजा खोलिए, क्या आप अंदर हैं। लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलते हैं। मैनेजर कहता है कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। और निकोलस उसे तोड़ने के लिए तैयार रहता है और कहता है कि अब हट जाओ, मुझे इसे तोड़ने दो। वह दरवाजे के जोर से धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है कि वह सभी अंदर आकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बैरन जमीन पर पड़ा हुआ था। और कैथरीन सोचती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। वह सभी यह देखकर शॉक थे क्योंकि बैरन मर चुका था। और मैडम बोरेडियन चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, आखिर यह क्या हुआ। ड्यूक निकोलस कंफर्म करने के लिए उसके पास जाते हैं और उसकी नर्व्स को चेक करके देखते हैं और कहते हैं कि यह अफसोस की बात है, लेकिन वह पहले से ही मर चुके हैं। वह सभी शॉक थे कि आखिर बैरन को क्या हुआ है। और मैनेजर आगे बढ़ते हुए कहता है कि चाकू के घाव या किसी भी प्रकार का बल आघात का कोई निशान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु किसी प्रकार के जहर से हुई है। जूलिया कहती है कि आखिर बैरन के साथ ऐसा कौन कर सकता है। और मैडम बोरेडियन आगे बढ़ते हुए कहती है कि क्या यह आत्महत्या नहीं है, दरवाजा बंद था। और निकोलस कहते हैं कि ऐसा ही तो नहीं है, क्योंकि उसका पूरा खून ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है, उसका चेहरा उसके ब्लड के कारण पूरी तरह से लाल हो गया है। इसके अलावा इसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने स्वयं को वोमिटिंग करवाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, जिसके कारण उसका रक्तचाप बढ़ गया और फटी हुई कोशिकाएं उसकी चिपक गई, जिसके कारण कि उसे सांस नहीं आया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर वह सभी शॉक थे, क्योंकि आखिर यह समझ नहीं आ रहा था। और जूलिया कहती है कि क्या सच में वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। और कैथरीन कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक बार उसके शरीर और उसके हाथों को देखो, उसके नाखून पूरी तरह से घिसे हुए हैं और फर्श पर भी खरोंच के निशान हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह अंत तक जीने के लिए संघर्ष कर रहा था।
और यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन का अंत करना चाहता है तो वह आमतौर पर दर्द रहित शहर का चयन करता है। और सच कहूँ तो बैरन की इस स्थिति को देखकर लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब सा प्रतीत हो रहा है। निकोलस उसे पूरी तरह से देखने के बाद में कहता है कि इन सब चीजों को देखकर आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता। और मैनेजर कहता है कि अब जब आपने इस बात का उल्लेख किया है तो आज ही उन्होंने 1 वर्ष का स्टेट पास खरीदा है। कैथरीन आश्चर्य से कहती है कि क्या कहा, पूरे वर्ष? क्या पूरे वर्ष यहीं पर रुकना है? और जूलिया कहती है कि बैरन को कमरा 504 का दृश्य पसंद आया, इसीलिए वह पूरे साल के लिए पहले ही टिकट खरीद लेता था और कभी कभी यहाँ आकर पेंटिंग करता था। कैथरीन उसके शरीर को देखते हुए कहती है कि यदि ऐसा है तो आत्महत्या की संभावनाएं और भी कम हो जाती है। आज मरने की योजना बनाने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह से पूरे 1 वर्ष का भुगतान नहीं करेगा। मिस बोरेडियन उन सभी की बातों को सुनती रहती है और घबराते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है कि तो आप क्या यह कहना चाहती है कि किसी ने उन्हें मार डाला है? और कैथरीन कहती है कि हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। वह कहती है कि थोड़ी देर के लिए सभी रुक जाइए। और मैनेजर, क्या मैं कुछ समय के लिए आपके दस्ताने उधार ले सकती हूँ? और मैनेजर अपनी पॉकेट में से दस्ताने निकालते हुए कहता है कि मैं हमेशा एक जोड़ी अपनी पॉकेट में ही रखता हूँ। कैथरीन उन ग्लव्स को पहन लेती है और उसकी छानबीन करती रहती है। यह देखकर निकी कहता है कि केटी, आखिर आप उसकी जेबों को क्यों देख रही हैं? और कैथरीन कहती है कि बैरन ने कहा था कि वह अपने घर से लाए गए रुमाल का ही इस्तेमाल करता है, क्या आपको याद है? कैथरीन को उसकी पॉकेट में रुमाल मिलते हैं और उसे देखकर वह कहती है कि जिस तरह का इस्तेमाल उसने पहले किया था और फेंक दिया था, इसके अलावा यहाँ पर उसके इसी पैटर्न का रुमाल फेंका हुआ भी है जो कि इनसे ही मेल खाता है। कैथरीन कहती है कि जूलिया, क्या आप मुझे इनकी गिनती बता सकती हैं? और जूलिया कहती है कि हाँ, यह 6 हैं, जिसमें से 2 भी शामिल हैं जिन्हें कि बैरन ने रास्ते में इस्तेमाल करते हुए फेंक दिया था। और इसके अलावा ऐसा लगता था कि जैसे उसे सर्दी हो गई है, इसीलिए मैंने उसे इसके अलावा कोई और अतिरिक्त चीजें भी दी थी। क्या यह कोई समस्या वाली बात है? और कैथरीन कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी ओर बोरेडियन यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वो पीछे खिसकते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि अगर यह सचमुच कोई हत्या का मामला है तो मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहूंगी। इसके अलावा यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। और यह सब सुनकर कैथरीन कहती है कि रुक जाइए, हत्यारा अभी भी यहीं कहीं हो सकता है, आपको ऐसे ही यहाँ से नहीं जाना चाहिए। बोरेडियन चिल्लाते हुए कहती है कि ओ प्लीज, मुझे किसी पिटी बातें मत समझाइए, हम सब एक साथ में थे, आखिर यह कैसे संभव होगा? और यदि ऐसा है कि हत्यारा छिपा हुआ है और हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा है तो हम सभी को यहाँ से जल्द ही निकल जाना चाहिए। यदि हम यहाँ पर रहे तो मारे जाएंगे, और यदि यहाँ से कोई भी नहीं जा रहा तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। और कैथरीन उसे रोकते हुए कहती है कि क्या आप बंदूक चलाना जानती हैं या शायद चाकू चलाना? यह सुनकर बोरेडियन कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं? और कैथरीन कहती है कि सोच रही थी कि यदि किसी हत्यारे ने आप पर हमला कर दिया तो आखिर आप अपना बचाव कैसे करेंगी? यदि वास्तव में कोई छिपा हुआ है तो अकेले कार्य करना सबसे खतरनाक काम है। तो आइए हम सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं। निकोलस आगे बढ़ते हुए कहता है कि किसी भी तरह से यहाँ हर कोई गवाह है, हम सभी को बयान देना होगा। हम सभी लोग किसी अन्य सराय में एक साथ रहेंगे और कल सबसे पहले इसके बारे में मजिस्ट्री से रिपोर्ट करेंगे। सभी कहते हैं ठीक है, समझ गए।
वह जल्द ही सभी लोग तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और नदी को पानी में देखकर वह सभी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते रहते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कैथरीन कहती रहती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नदी में उफान आ गया हो और पुल भी टूट गया हो। और यह सुनकर जूडिथा कहती रहती है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, आखिर अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे। मैनेजर आगे बढ़ते हुए कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनिए, वहाँ पर एक नाव है, चलो हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो बहुत ही अच्छा है, चलो चलते हैं। मैनेजर कहता रहता है कि सभी लोग आराम से मेरे पीछे पीछे आइए और बोरेडियन कहती है कि अब जाकर मेरी जान में जान आई। और कैथरीन निकोलस को धकेलते हुए कहती रहती है कि आगे बढ़िए, जल्दी से जल्दी कीजिए और चलिए। और निकोलस कहता है कि उधर देखिए कैटी, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वह आगे बढ़ते रहते हैं और अगले ही पल वह नाव को देखकर शॉक हो जाते हैं। जुडिथा कहती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, उस नाव को किसी ने कुल्हाड़ी से तोड़ दिया था। और यह सब देखकर बोरेडियन घबराते हुए गिर जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अब हम क्या करेंगे। इसे देखकर जुडिथा भी बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है और वो कहती रहती है कि हम पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है जाने का, अब हम क्या करेंगे, आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। कैथरीन कहती है कि मौसम साफ होने पर हम बचाव के लिए अनुरोध भेज सकते हैं, फिलहाल हम सिराय में ही वापस लौट चलते हैं और हमें जल्दी करनी चाहिए और वापस चलना चाहिए क्योंकि बारिश और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कि नदी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और मैनेजर मैडम बोरेडियन की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, वह ठीक कह रही है, यह सबसे अच्छा विकल्प है और इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी करनी चाहिए और वापस लौटना चाहिए। जल्द ही वह सभी अपने अपने कमरों में आ जाते हैं और ड्यूक निकोलस कैथरीन के लिए चाय लाते हुए कहते हैं कि कैटी, आपके लिए मैं गरम चाय लाया हूँ, इसे पीकर थोड़ा आराम कर लीजिए। और कैथरीन कहती है कि इसके लिए आपका धन्यवाद योर ग्रेस। कैथरीन कहती रहती है कि मुझे इस बात का आश्चर्य है, लेकिन क्या हम पूरी रात अच्छे से सुरक्षित गुजार पाएंगे? क्या आपको लगता है कि अपराधी कोई बाहरी व्यक्ति है योर ग्रेस? लॉर्ड निकोलस कहते हैं कि क्या आप यह कह रही हैं कि हत्यारा हम सभी में से एक है? और कैथरीन कहती है कि हाँ, आप और मुझे छोड़कर उन तीनों पर ही संदेह है और सबसे ज्यादा तो जुडिथा पर मुझे संदेह है, क्योंकि जो व्यक्ति मरने वाला है वह उसके सबसे करीबी सहायक के रूप में काम कर रही थी और यदि उसे लगातार परेशान किया जा रहा था तो यह स्पष्ट कारण हो सकता है। ड्यूक निकोलस कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा कैटी, लेकिन बाकी दो भी पूरी तरह से बिल्कुल साफ नहीं लगते। क्या यह अजीब बात नहीं थी कि बोरेडियन जब पहली बार हमारे कमरे में आई थी तो आखिर वह किस प्रकार से अंदर आई थी? कैथरीन कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा, वह भूतों के बारे में बातें कर रही थी। और निकोलस कहते हैं कि ठीक है, वह भूतों के बारे में ही बातें कर रही थी और अंदर आते हुए भी बिल्कुल भी नहीं घबराई थी। उसकी बातों को सुनकर कैथरीन विचार करते हुए कहती है कि आपने ठीक कहा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि बैरन और बोरेडियन के बीच कुछ तो था, मुझे कुछ तो उनके बीच अजीब सा लग रहा था। लेकिन मुझे एक और चीज का एहसास हुआ कि उनके बीच कोई अफेयर नहीं था, लेकिन उनके बीच स्पष्ट रूप से कोई गुप्त रिश्ता जरूर था। और निकी कहती है कि आप जो कह रही हैं वह सच है, लेकिन मुझे उस मैनेजर पर भी शक होता है, क्योंकि यदि उस होटल में कोई भी और अन्य कर्मचारी नहीं है तो आखिर वह अकेले ही काम क्यों कर रहा था? क्या मदद के लिए किसी से संपर्क करना उचित नहीं होगा? क्या उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा?
इसके साथ ही उसका दावा है कि उन्हें कभी भी उचित हस्तांतरण नहीं मिला है, तो उन्हें कैसे पता चला कि आखिर नौकर कहाँ गए। और कैथरीन कहती है कि ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो संदेह पैदा नहीं कर रहा हो, सभी पर किसी न किसी प्रकार से संदेह तो हो ही रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। मिस बोरेडियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और सोचती रहती है कि आखिर मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि भूत तो होते ही नहीं। मेरे होठों को क्या हो गया है, ये अजीब से क्यों लग रहे हैं, आखिर क्या हो गया है। वह अपने लिप्स को चेक करती ही रहती है कि अचानक से उसे विंडो में एक परछाई सी नजर आती है और वह घबराते हुए कहती है कि क्या क्या बकवास है, मुझे मत बताओ कि यह सचमुच एक भूत है। वह डरते हुए अपने हाथ में कैंडल के स्टैंड को उठा लेती है और कहती रहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं अभी भी इसे साबित कर सकती हूँ। वह उसे मारने के लिए विंडो की ओर आगे बढ़ती है और कैंडल को उठाती है कि अचानक से वह बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि कैथरीन और निकोलस के रूम तक उसकी आवाज आती है और यह सुनकर वह दोनों ही शॉक होते हुए कहते हैं कि यह तो बोरेडियन की आवाज थी। कैथरीन जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ती है और दरवाजा खोलती है कि यह खतरनाक हो सकता है, योग्रेस जल्दी से आइए, हमें जल्दी से वहां पर चलना होगा, हत्यारा जरूर वहीं पर होगा, हमें जल्दी करनी होगी।